ओके बच्चों, तो आज अपन डिस्कशन करेंगे जो जी मेंस के 2020 के सितंबर में जो 6 सितंबर को हुआ था मॉर्निंग सेशन के फिजिक्स के पेपर के बिल्कुल डिटेल एनालिसिस में पूरे वीडियो देखेंगे अपन सॉल्यूशंस के साथ। तो ठीक है बच्चों, अपन सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन एसी सर्किट has R equals to 100 ohm, capacitance 2 microfarad and L equals to 80 microhenry connected in series, the quality factor of the circuit कितना होगा। तो बच्चों जैसा आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं उसमें डायरेक्टली एक क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है। आपको बोला गया है कि सारे सीरीज में कनेक्टेड, तो जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1/R रूट ओवर ऑफ L बाय C। ये क्वालिटी फैक्टर की डायरेक्ट वैल्यू जिसको अपने को याद रखना है। इसमें ऐसे बहुत ऐसी कोई हाई फाई चीज़ नहीं है। और ये अच्छी चीज़ है कि 2019 में भी जो जेई ने सेम इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था जिसमें डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। 2019 में जो क्वेश्चन आया था उसमें जो है एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पूछी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। तो इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लिए तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो गई अपने पास 100, L हो गया 80 इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड है अपने को 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁶। और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्वालिटी फैक्टर आता है 2। तो यहाँ से अपने पास बिल्कुल सिंपली एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें क्वालिटी फैक्टर 2 के इक्वल आ जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ अ मासलेस वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. यंग्स नंबर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y. द मास इज पुल्ड डाउन स्लाइटली इन फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ऑफ द वर्टिकल डायरेक्शन इज। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इलास्टिसिटी चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है, एक अपने पास स्ट्रिंग है, इससे अपन ने एक ब्लॉक ऑफ मास m को हैंग कर दिया मान लीजिए, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग्स मॉडुलस y। तो इसको अपन एक इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे ताकि उससे डायरेक्ट आंसर आ जाए इसका। तो K में और इसके जो गिवन पैरामीटर्स है इसमें रिलेशन आता है बच्चों, K इक्वल्स टू AY/L। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक वायर होता है K इक्वल्स टू AY/L। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है 2π रूट ओवर ऑफ m/k। लेकिन इसने बच्चों टाइम पीरियड नहीं पूछा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड यानी कि 1/2π रूट ओवर ऑफ k/m। k की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, तो 1/2π AY/m इंटू L। तो ये हो जाएगा अपना बच्चों फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट आंसर 1/2π रूट AY/L। तो देख सकते हैं ये है ऑप्शन नंबर 3। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना ये है ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। सैटेलाइट इज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट P। तो कोई सैटेलाइट है वो ऑर्बिटल में घूम रही है, इस एलिप्टिकल ऑर्बिटल अराउंड द प्लैनेट P। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या है, ये कोई प्लैनेट है P, इसके अबाउट कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। इट इज ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट। तो ये फारदेस्ट पॉइंट है A, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट विच इज B। तो वेलोसिटी B, वेलोसिटी A, एंड वो गिवन है कि व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लैनेट is 6 टाइम लेस देन व्हाट इज इट इज क्लोजेस्ट टू प्लैनेट। तो वेलोसिटी जो बोला है जब फारदेस्ट है तो उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो इसकी 1/6 है, मतलब VA इज इक्वल्स टू VB/6। मान लीजिए प्लैनेट से ये वाला डिस्टेंस जो है ये RA है और ये वाला डिस्टेंस RB है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द प्लैनेट एट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट कितना होगा। बच्चों अब ध्यान से देखिए कि जो सैटेलाइट है अपनी वो P के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। तो ध्यान से देखेंगे जो दोनों प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट P के ओर निकालते हैं तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट पॉइंट P 0 आता है। तो अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो एक बार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखिए और एक बार यहाँ लिखिए, तो देखिए कितना हो जाएगा, MVA इंटू RA इज इक्वल्स टू MVB इंटू RB।
मास कैंसिल आउट, तो यहाँ से देखिए आर ए बाय आर बी कितना आ गया, वी बी बाय वी ए, और वी बी बाय वी ए की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगी 6/1, तो आंसर विल बी 6:1। अब ध्यान से देखिए बच्चों, उसने आर ए बाय आर बी नहीं पूछा, उसने रेशियो डिस्टेंस एट प्लेनेट क्लोजेस्ट बाय फारदेस्ट, मतलब उसने आर बी बाय आर ए पूछा है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1:6। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, जो इसका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है अपना न्यूक्लियर फिजिक्स है। क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन दैट मास ऑफ लिथियम प्रोवाइडेड है, मास ऑफ हीलियम प्रोवाइडेड है एंड मास ऑफ हाइड्रोजन भी गिवन है। तो पूछा है व्हेन 20 ग्राम ऑफ लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम बाय प्रोटॉन कैप्चर देन एनर्जी लिबरेटेड इज इन किलोवाट आवर में आंसर कितना है। अब बच्चों क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैप्चर की बात करिए, तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो गया लिथियम 73 प्लस 1H1, ये दोनों कंबाइन होंगे और ये क्रिएट करेंगे 4He2। देख सकते हैं मास और चार्ज अपने दोनों बैलेंस आउट कर दिए यहाँ पर। अगर इसको बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए उसने क्वेश्चन में बोला है कि एनर्जी जो है रिएक्शन में लिबरेट हुई है, तो अगर एनर्जी लिबरेट हुई है मतलब इसका मास कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा। तो डेल्टा एम विच इज अ मास डिफेक्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मास ऑफ Li प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हीलियम, ये हो जाएगा डेल्टा एम। ठीक है, अब ये तो मास डिफेक्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दिस इज एनर्जी लिबरेटेड। लेकिन बच्चों ये एनर्जी कितनी, एक रिएक्शन से लिबरेट हुई है एंड उसने प्रोवाइड कर रखा अपने पास 20 ग्राम लिथियम है, अपने पास 20 ग्राम लिथियम है। अब एक लिथियम का मास कितना होता है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो मास होता है 7.0160 AMU। अगर ये मास है एक सिंगल लिथियम का तो इससे एनर्जी रिलीज हुई E अमाउंट में। ठीक है, लेकिन उसने 20 ग्राम में पूछा है, तो इसको 20 ग्राम के लिए कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। तो 20 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, देखिएगा ग्राम को पहले तो एमयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो E अपॉन 7.0160 ये एएमयू में है, तो केजी में कन्वर्जन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी के लिए, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻23 और अपने को 20 ग्राम में। तो बच्चों इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होगी, तो E की वैल्यू रखिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, देखिए कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी ER। तो ER की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई, E की वैल्यू डेल्टा एम, मास ऑफ लिथियम गिवन है अपने को 7.0160 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 0.0079 माइनस ट्वाइस इंटू 4.0026 इंटू 20 और यहाँ पे एक सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 7.0160 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻23, आंसर आएगा जूल में। अब ये आंसर बच्चों जूल में है एंड क्वेश्चन में देखेंगे आप किलोवाट पर आवर में पूछा गया है, तो उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबको 1 जूल का कन्वर्जन किलोवाट पर आवर में पता है। तो 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.778 इंटू 10⁻⁻7 किलोवाट आवर। तो जब इस पूरे को कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास 1.33 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों है अपना ऑप्शन नंबर 2 विच इज एनर्जी। तो ये एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन में से एक है जो हर बार कंटिन्यूसली आते हैं इस टाइप क्वेश्चन जेईई मेंस में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों का, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये अगेन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एडवांस मेंस, ये लगभग बहुत बार हर जगह क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन जो है अपना डॉपलर इफेक्ट का है। क्वेश्चन देखें, अ साउंड सोर्स एस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड v एंड इज एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। तो सोर्स है v स्पीड से फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट का साउंड एमिट करता हुआ मूव कर रहा है। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ फाइनाइट डिस्टेंस एट अ पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रैक। तो एक कोई ऑब्जर्वर है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा है
द टाइम वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए अब ये ऑब्जर्वर है एंड साउंड सोर्स है, और इसमें मान के चल रहे हैं कि अपन जो है बहुत बहुत दूर से आया है अपने पास। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एंगल मान लीजिए अपना थीटा है और थीटा ही कंटिन्यूसली वेरी करेगा। तो सोर्स की वेलोसिटी अलोंग ऑब्जर्वर कितनी हो जाएगी, v cos थीटा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी अपरेंट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी अपना प्लस वी एस, और ये पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस विच इज वी कॉस थीटा इंटू फ्रीक्वेंसी एक्चुअल विच इज म्यू नॉट। ठीक है, तो ये बच्चों अपने पास आया फ्रीक्वेंसी अपेरेंट का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि अगर ये t इक्वल्स टू 0 टाइम है तो t इक्वल्स टू t नॉट टाइम पे ये एक्चुअल में जो है ऑब्जर्वर जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे जैसे ये सोर्स इस पॉइंट पे आएगा तो एंगल थीटा है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, थीटा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा कम होगा। अगर ये वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल डिनोमिनेटर भी कम होगा, तो ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट है वो क्या होगी, ध्यान से देखिए, देखिए cos थीटा कम हुआ है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में वो बढ़ेगी, कहीं के लिए कोई चीज माइनस कर रहे हैं वो कम होती जा रही है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्वांटिटी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी यहाँ पर। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे जैसे ये सोर्स इस लाइन के अलोंग एट पॉइंट ए आने वाला है इसकी कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो मतलब इनिशियली मैक्सिमम रही होगी, यहाँ पे आते थे डिक्रीज होगी। अब आगे जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है इसके साथ। अभी भी ये v स्पीड से चल रहा है, अब देखेंगे तो ये जो है ये मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे अल्फा एंगल है, तो अल्फा तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अपने सोर्स का वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी तो कम होगी ही होगी, मतलब कंटिन्यूसली जो है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती चलेगी और डिक्रीज होती चलेगी। और टी नॉट जो टाइम है यहाँ पे देख सकते हैं इस इंस्टेंट पे जो सोर्स और ऑब्जर्वर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट ओए लाइन के अलोंग नहीं आएगा, तो मतलब इस इंस्टेंट पे टी नॉट पे जो है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनेगा ऑब्जर्वर। तो इसका जो एक अप्रॉक्स ग्राफ बनाने की अगर कोशिश करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, टी नॉट टाइम की बात कर लेते हैं, तो मुझे इतना पता है टी नॉट टाइम पे जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट सुनेगा, और इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी और कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही, देख सकते हैं अपन। तो इसका जो एक अप्रॉक्स ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं होगा बच्चों, ऑब्वियसली देख सकते हैं थीटा का फंक्शन है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कहीं नहीं कहीं एक अजीब सा कर्व बनता है, तो विच इज ऑप्शन, ध्यान रखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आ जाएगा। तो बच्चों ये लगभग 2 से 3 बार जेईई मेंस एंड एडवांस में आ चुका है और हर बार इसी टाइप का आंसर रहता है, क्वेश्चन हर बार सेम रखा गया है। तो ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन गिवन है if the potential energy between two molecules is given by U is equals to minus A upon R was this plus B upon R to power 12, then at equilibrium separation between molecules and potential energy R। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है माइनस A अपॉन R टू द पावर 6 प्लस B अपॉन R टू द पावर 12। अब पहले तो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, देन एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करके सेपरेशन बता देते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम फोर्स इज 0। तो पोटेंशियल फोर्स निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा पावर माइनस ऊपर गई माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6A अपॉन R टू द पावर 7 प्लस 12B अपॉन R टू द पावर 13 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6A अपॉन 12B इज इक्वल्स टू R टू द पावर -6, तो R की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12B 2B बाय A
टू द पावर 1/6। यहाँ से ये आर की वैल्यू आई, तो देखेंगे इस तरह की वैल्यू सिर्फ दो ही ऑप्शंस में हैं, तो वहाँ से दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। और अपने को क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इस आर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ए, आर की वैल्यू हो जाएगी 2b/a की पावर 6, तो ये हो गया 1 प्लस b अपॉन 2b/a का होल स्क्वायर। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2b प्लस ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4b। तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आ गया, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 4b। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए स्क्वायर बाय 4b जब अपनी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यहाँ से है 2b/a 1 की पावर 1/6। ये कैसे निकाला, डायरेक्टली जो अपन ने फोर्स फाइंड करी उसको जीरो करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना केटीजी चैप्टर का है। क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर नोन टू हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। द गैस इज मेंटेन एट टेम्परेचर T0। द टोटल इंटरनल एनर्जी U of this of a mole of this gas and value of gamma which is Cp/Cv given respectively by। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 3 टाइप की एनर्जीज गिवन है, 3 नहीं 2 टाइप की है। तो 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज है प्लस 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये पता है अपने को कि जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है, इसका जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग होती है एक मोड के, तो एक मोड ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड 1 मोड ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है kBT/2 के इक्वल, kBT/2। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए बच्चों, एक ट्रांसलेशनल होता है kBT/2 और ऐसे 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक रोटेशनल भी होता है kBT/2 और ऐसे 2 रोटेशनल मोड हैं। तो देखिए यहाँ से एनर्जी कितनी आ गई, 5/2 kBT। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा कितने वेज में एनर्जी स्टोर कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर इट्स एनर्जी। तो ध्यान से देखेंगे 3 ट्रांसलेशनल मोड है एंड 2 रोटेशनल, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली आ गई 2 + 3 = 5। और गामा जो होता है वो होता है Cp/Cv और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में फॉर्मूला होता है वो होता है F + 2/F। तो ये डायरेक्टली बच्चों आ गया 7/5। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आई 7/5, एनर्जी हो जाएगी 5/2 kBT। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और ये अपना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर यानी आरसी सर्किट पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म अक्रॉस द कैपेसिटर इज करेक्टली डिपिक्टेड बाय। ठीक है, तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में अपन जो फिगर है आरसी सर्किट गिवन है इसको एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आपका जो इनपुट वेव फॉर्म है यहां से आ रहा है, आर की वैल्यू अपने को गिवन है 1 किलो ओम एंड कैपेसिटेंस जो है वो है 10 नैनोफैरेड। अब ध्यान से देखिए, क्या सबसे पहले जो फर्स्ट 5 माइक्रोसेकेंड्स है, फर्स्ट 5 माइक्रोसेकेंड में देख सकते हैं अपना जो वोल्टेज अपन ने अप्लाई करा है वो आ रहा है 5 वोल्ट का 5 माइक्रोसेकेंड। तो सबसे पहले इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट फाइंड करते हैं, टाउ। तो टाउ कितना हो जाएगा बच्चों, ये कैपेसिटेंस ये आर, तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर सी। तो आर की वैल्यू हो गई 10 × 10⁻⁹ × 10⁻3। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ से आ गया बच्चों 10 माइक्रोसेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट आएगा 10 माइक्रोसेकेंड और उसने बोला है जो अपना सर्किट है इनिशियली जो है 5 माइक्रोसेकेंड्स के लिए ऑपरेट कर रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट का हाफ। तो इतने में देखना अपना जो पोटेंशियल की इक्वेशन होती है वो होती है V = V0 1 - e⁻t/τ। तो फर्स्ट 5 सेकेंड बाद देखते हैं पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो कितना होगा। कहीं जो आउटपुट है अपन वो है कैपेसिटर के अक्रॉस ही ऑब्टेन कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, V0 जो है अपना 5 वोल्ट है 1 - e⁻
5/10 मतलब हाफ हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट के अराउंड आता है। मतलब कि आफ्टर 5 माइक्रोसेकेंड जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट 5 माइक्रोसेकेंड के लिए उसमें अपन ने कोई पोटेंशियल अप्लाई ही नहीं करा है, मतलब कि यहाँ पे जो है 0 वोल्ट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली ये जो है डीके ऑफ आरसी सर्किट हो गया, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। पहले मैं 5 वोल्ट अप्लाई करके इसको चार्ज करा एंड सेम चार्ज कैपेसिटर को अपन ने डिस्चार्जिंग करी। तो डिस्चार्जिंग के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू वी नॉट डैश। वी नॉट डैश जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा जो अपन पहले फाइंड कर चुके हैं 2 वोल्ट, e की पावर माइनस टी बाई टाउ। वी नॉट हो गया 2 वोल्ट, e की पावर t। अगेन टाइम जो है जहाँ पे अपन ने पोटेंशियल 0 है वो भी 5 माइक्रो सेकेंड्स है और टाइम कॉन्स्टेंट वही 10 ही है अपना, तो e की पावर माइनस हाफ आता है। तो इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.21 वोल्ट। तो ऑब्वियसली है कि जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल डिक्रीज होना चाहिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप देखेंगे बच्चों ग्राफ के थ्रू देख पा रहे हैं कि आप पहले तो 0 से 5 में 5 वोल्ट लगाया, फिर क्या 0 नेक्स्ट 5 में, फिर नेक्स्ट 5 में वापस से 5 वोल्ट लगाया हुआ। तो नेक्स्ट 5 वोल्ट बाद देखते हैं अपन कितना वोल्टेज होगा। अब देखिए इसके अक्रॉस 1.21 वोल्ट जो है अपना पोटेंशियल है, वापस से 5 वोल्ट की बैटरी अपन ने इनडायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दी है। ये थर्ड पार्ट के लिए मैंने बनाया है। अब देखिए पहले से इसके अक्रॉस अगर 1.21 वोल्ट है मतलब इनडायरेक्टली आपका कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है। तो अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है तो इक्वेशन डायरेक्टली तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए वापस से नई इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कहाँ से आएगी बच्चों, जैसे इस सर्किट में अगर मैं इक्वेशन वापस से बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इसको ईएमएफ को ई लिख दीजिए, V माइनस आई आर माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन बनेगी यहाँ से। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, अगर ढंग से लिखेंगे तो हो जाएगा CV माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर सी, इसको डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, CV बाई क्यू को नीचे लाएंगे, DT को इधर भेजेंगे, RC को नीचे लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी देखिए क्या बन जाएगा, DQ विच इज CV माइनस क्यू इक्वल्स टू DT अपॉन RC। इसमें मेन आता है इंटीग्रेशन लिमिट्स। इनिशियल जो चार्ज था वो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर से Q नॉट, फाइनल चार्ज हो जाएगा वो मान लीजिए Q है। और जब इसको सॉल्व करेंगे अपना डायरेक्टली एक इक्वेशन बन के आएगी। तो मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फाइनल लिख देता हूँ और डायरेक्ट जो पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर है उसकी इक्वेशन जो आती है पोटेंशियल की वो आती है V इक्वल्स टू वी नॉट माइनस 1 वी नॉट माइनस क्यू बाय सी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आ जाता है। वी नॉट जो है अपनी बैटरी का पोटेंशियल है वो है 5 माइनस 5। अब देखिए क्यू बाय सी मतलब कि इसके अक्रॉस इनिशियल जो पोटेंशियल था वो कितना है 1.21 और अपन ने इसको 5 माइक्रोसेकंड के लिए ऑपरेट करा है, तो ये आ जाएगा बच्चों इक्वेशन। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल आफ्टर नेक्स्ट 5 माइक्रोसेकंड जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट आता है। तो देखिए बच्चों इनिशियली 5 माइक्रोसेकंड तक, फर्स्ट 5 माइक्रोसेकंड के लिए था 2 वोल्ट हो गया, सेकेंड 5 माइक्रो सेकेंड के लिए के बाद जो है 1.21 वोल्ट हो गया एंड नेक्स्ट मतलब थर्ड 5 माइक्रो सेकेंड के बाद जो है पोटेंशियल 3 वोल्ट हो जाता है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही ऑप्शन जो है सबसे अच्छा फिट हो रहा है विच इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 में देखिए क्या हो रहा है, पहले जो है पोटेंशियल बढ़ के 2 हो गया है, फिर उसके बाद पोटेंशियल थोड़ा सा कम होकर 1.21 हो गया है और फिर देखेंगे वापस से पोटेंशियल जो बढ़ के है 3 वोल्ट हो गया है। तो बेस्ट इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा, ये अपने पास मैग्नेटिक फोर्स का बहुत बेसिक सा इजी क्वेश्चन है, ये होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन प्लस x डायरेक्शन विद वेलोसिटी दिस, इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, pointing along y direction, the magnitude and direction of the magnetic field set up in this region such the electron keeps moving along x direction will be। तो ध्यान से देखिए एक बार बेसिक सा एक फिगर बना लेते हैं। क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है v स्पीड से विच इज 6 × 10⁻⁶
मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की लॉन्ग, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है विच इज 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैग्नेट ऑफ डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होनी चाहिए सच इलेक्ट्रॉन जो इसी डायरेक्शन में जाता रहे। तो बच्चों यहाँ पे तो सीधा रिजल्ट आता है वेलोसिटी का E बाई बी सच दैट मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। कैसे देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स वो लगेगी नीचे। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे है तो अपन चाहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB, ताकि एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जा रहा है V स्पीड से आगे की तरफ, तो फोर्स शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए इलेक्ट्रॉन है तो जो QV क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन अपन थंब को नीचे रखें ताकि ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स ऑटोमेटिकली ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। तो V क्रॉस B से जो B की डायरेक्शन देख सकते हैं बाहर आ रही है, कहीं V की डायरेक्शन मैंने पाम रखा, B जो है बाहर है तो फोर्स नीचे, इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स ऊपर। तो जो वैल्यू है वेलोसिटी की तो ये रही, लेकिन इतना समझ आया अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड होगी तभी अपना टास्क होगा, मतलब Z डायरेक्शन में, प्लस Z डायरेक्शन। और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ से E बाय वी। E की वैल्यू देखिए, कन्वर्ट करना नहीं भूलें, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर अपने को यहाँ पे गिवन है, अपने को मीटर चाहिए तो 10⁴ हो जाएगा, 3 × 10⁴ डिवाइड बाय वेलोसिटी विच इज 6 × 10⁶। तो इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2/100। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों डायरेक्टली अपने पास आती है 5 × 10⁻³ टेस्ला। ये हो गए B, और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, आउटसाइड द बोर्ड विच इज प्लस Z डायरेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 सही, विच इज 5 × 10⁻³ टेस्ला इन प्लस Z डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो है अपना सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट सिग्नल Y फॉर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। देख सकते हैं अपने पास A B इनपुट है और Y आउटपुट है, तो अपने को इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि इसका अपन फाइनल बुलियन फॉर्म देख सकें क्या है। A B Y, और ये अपने को इनपुट A और B के गिवन है इस तरह से, मतलब ये लोअर इज 0 0, दिस इज 1 0 0 1 0 1 0, ये 1 1 1 0 1 1 00 एंड 1। तो अपने को ये इनपुट गिवन है X A और B के। अब देखिए बच्चों ये दोनों जो हैं अपने हैं नॉट गेट और ये अपना है नैंड गेट। तो यहाँ से A गया तो ये हो जाएगा A बार, दिस विल बी B बार। A बार एंड B बार जब नैंड गेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आउटपुट, देखिए बच्चों तो ये हो जाएगा A प्लस B। तो बुलियन से अपन ने सॉल्व करा तो बच्चों ये आ गया A प्लस B विच इज और आउटपुट। और ये देख के समझ रहा ये A प्लस B मतलब ये तो और गेट बन गया ना, तो ये डायरेक्टली और गेट बना के रखा है। अब बहुत से कि इनको बुलियन अलजेब्रा नहीं आता है तो उनके लिए एक डायरेक्ट तरीका क्या होगा, कुछ नहीं है ट्रूथ टेबल बना लें, 0 0 सप्लाई करें आउटपुट चेक करें, 0 1 सप्लाई करें आउटपुट चेक करें, 1 1 सप्लाई करें आउटपुट चेक करें। तो उससे भी करेंगे तो वापस से ये जो है अपना जो है और गेट की ट्रूथ टेबल बन जाती है। अगर इससे भी करें तो बहुत ईजिली आ जाता है। अब ध्यान से देखिए इनपुट क्या है, और का अपने को इनपुट बनाना है 0 एंड 1, तो अपना जो आउटपुट है Y का 0 एंड 1 के अकॉर्डिंग 1 आ जाएगा। तो मतलब कोई भी अगर एक इनपुट 1 होगा और गेट में कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। तो जो भी इनपुट एक भी 1 आ गया तो आउटपुट 1 रहता है, लेकिन यहाँ दोनों 0 हैं तो आउटपुट विल बी 0। एक भी इनपुट 1 तो आउटपुट 1, 0 0 तो आउटपुट विल बी 0, 0 1 आउटपुट विल बी 1, नेक्स्ट विल ऑल्सो बी 1।
तो ये हो गया 0 2 बार एंड मैक्सिमम टाइम 1 1 1 रहेगा। अब बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ मैच करता हुआ नहीं दिखेगा। तो जो ऑफिशियली एनटीए ने जो इसका आंसर दिया था वो था ऑप्शन नंबर 1, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी कहीं भी क्लोज बाय भी नहीं है। तो फिर भी अगर जी उन्होंने दिया है तो उन्होंने कंसीडर ये करा है, लेकिन अगर हमारे अकॉर्डिंग रिलायबल क्या कॉजिंग देखा जाए तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। कहीं ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो सिमिलरिटी है इससे मैच होती है। तो अगर आंसर को कंसीडर करेंगे तो अपन ऑप्शन नंबर 3 को आंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये क्वेश्चन जो है अपना बहुत इजी जो है बिल्कुल नॉर्मल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है जो जेई वालों ने इसके आंसर एनटी ने प्रोवाइड करे हैं। उसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर बिहाइंड द लेंस। द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम इज। अब ध्यान से देखिए, एक बार जो सेटअप इन्होंने गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या गिवन है, अपने पास एक लेंस है ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर का एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे अपने पास एक प्लेन मिरर है और ये डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 2 मीटर के इक्वल एंड ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द लेंस। फोकल लेंथ सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट है ये देख सकते हैं 2f पे प्लेस्ड है, तो 2f पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज जो है एग्जैक्टली 2f मतलब कि 1 मीटर आगे बनेगी। तो दिस इज अ इमेज 1। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर इमेज 1 प्लेन मिरर से 1 मीटर फ्रंट में है तो जो इमेज 1 है उसको ये क्या करेगा, इसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे फॉर प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे है तो प्लेन मिरर जो है इसकी इमेज जो है एग्जैक्टली 1 मीटर पीछे बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगी रेस। अभी रेस क्या हुआ बच्चों, देखिए रेज यहाँ से पास हुई, अब जो रेज है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी और जो इमेज है फॉर्मेशन पीछे की तरफ कहीं करेंगी। अब देखिए ये जो रेज है वापस से जाएंगी लेंस पे फॉल करेंगी। अब लेंस पे फॉल करेंगी तो अब अपना ऑब्जेक्ट देखिए कितने डिस्टेंस पे हो गया। ये अपना जो I2 इमेज बनाई थी प्लेन मिरर में, इसको ऑल्सो ऑब्जेक्ट फुल लेंस ट्रीट करा जाएगा। ऑब्जेक्ट फुल लेंस कितने डिस्टेंस पे, 1 + 1 + 1 3 मीटर उधर, तो 3 मीटर तो यू हो जाएगा अपना +3 मीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी इस बार -0.5 मीटर। फोकस इस बार इस तरफ लाई करेगा, ऑब्जेक्ट उस तरफ है तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v तो ये हो गया -0.5 + 1/u विच इज 1/3। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों v की वैल्यू अपने पास आती है 0.6 मीटर। मतलब कि प्लस में आने का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉरी ये सॉल्व करने -0.6 मीटर आएगा। तो मतलब जो अपनी इमेज है फाइनली लेंस के इस तरफ बनी है। ऑब्जेक्ट था राइट में, इमेज नंबर 3 बनी है लेफ्ट ऑफ द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट साइड है तो मतलब रियल इमेज हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस जो हो गया ये आता है अपने पास 0.6 मीटर। अब देखिए जो मिरर से इस इमेज नंबर 3 जो अपनी फाइनल इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 2 + 6 विच इज 2.6 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रियल। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर होना चाहिए। अब बच्चों इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो एनटीए वालों ने इसके आंसर दिए हैं वो 1 और 4 दिए हैं, मतलब 1 मीटर फ्रॉम द मिरर ये एंड वर्चुअल, 1 मीटर फ्रॉम द मिरर एंड वर्चुअल। तो ये तो फाइनल इमेज नहीं, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। एंड आंसर 4 भी दिया है विच इज 2.6 मीटर फ्रॉम मिरर, ये दिया है लेकिन उसने वर्चुअल बताया, लेकिन एक्चुअल में दोनों अपोजिट साइड है तो रियल इमेज बननी चाहिए। तो अगर अपने इंस्टीट्यूट यानी रिलायबल की तरफ से मैं बात करूं तो हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर है होगा 2.6 मीटर फ्रॉम प्लेन मिरर एंड जो है इमेज रियल बनेगी विच इज ऑप्शन नंबर 2। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट C and B ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, देन Q1/Q2 इज प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे।
तो ये फिगर गिवन है अपने को, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, दिस डिस्टेंस इज x1 एंड x2। अब बताया गया है कि जो नेट फील्ड है इस पॉइंट पे वो हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर है, तो मतलब जो नेट फील्ड की डायरेक्शन है वो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर आएगी, इस डायरेक्शन अपनी नेट फील्ड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन में अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी E2 इस तरह, और Q1 की तरह से मान लीजिए फील्ड जो होगी वो होगी E1 इस तरह से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो E नेट हो गया है। देखिए ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू देखिए इस ट्राइंगल में कितनी हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगा इसमें E2 बाय E1, और टेन थीटा अगर एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 बाय x2। E2 की जो फील्ड है विच इज ड्यू टू Q2 चार्ज वो लिख देते हैं, कितनी होगी KQ2 बाय x2 स्क्वायर अपॉन KQ1 अपॉन x1 स्क्वायर ड्यू टू Q1 चार्ज। ये गिवन है x1 बाय x2। तो यहां से देखिए बच्चों क्या रेशियो क्रिएट हो रहा है, Q2 बाय Q1 इंटू x1 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 बाय x2। तो यहाँ से जो पूछा उसने Q1 बाय Q2 की वैल्यू पूछी है उसने, तो ये आ जाएगी अपने पास Q1 बाय Q2 आ जाएगा x1 बाय x2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों Q1 बाय Q2 विच इज x1 बाय x2 विच इज ऑप्शन नंबर 4, x1 बाय x2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, तो ये अपना स्क्रू गोज मतलब प्रैक्टिकल पार्ट रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्क्रू गोज हैज 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल marking prior to the use. Upon one complete rotation of the circular scale, a displacement of 0.5 mm is noticed on the pitch scale. The nature of zero error involved and least count of the screw gauge are. क्वेश्चन में जो गिवन है बच्चों, जो लाइन लिखी हुई है, द सर्कुलर स्केल इज 4 यूनिट्स अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये मान लीजिए अपनी जो है सर्कुलर स्केल है और ये अपनी रेफरेंस लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन। अब उसने बोला है द सर्कुलर स्केल 4 यूनिट्स अहेड, मतलब कि जो इसका जीरो है उसमें क्या 4 यूनिट्स अहेड है, मतलब कि जो यहाँ पे रीडिंग है वो 4 है, तभी तो 4 यूनिट्स अहेड बोलेंगे। तो बच्चों अगर ये 4 हो गया तो ये हो गया 3 2 1 और ये है जीरो मार्किंग। अब बच्चों देखिए अगर अपन ने कुछ भी जॉस के बीच में नहीं रखा है तब भी ये जो है 4 यूनिट्स की एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है, मतलब जो भी रीडिंग्स आएंगे वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगी, मतलब जो एरर में है रीडिंग जो है सारी एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जो है पॉजिटिव एरर होगा। तो यहाँ पे जो एरर का टाइप है वो हो गया पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर कब होता है, जब भी अपनी जो वैल्यू है ज़्यादा आती है उसको पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो इस पॉजिटिव एरर को जो फाइनल रीडिंग होती है उससे माइनस करा जाता है, याद रखना एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। तो और इसने पूछा है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। अब देखिए पिच इसने प्रोवाइड कर रखा है 0.5 mm एंड नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स ने प्रोवाइड कर रखे हैं 50। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर भेजा तो 10⁻⁴, तो ये हो गया 10⁻⁵। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 10⁻⁵ मीटर विच इज 10 माइक्रोमीटर। तो दिस इज योर लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गॉज। तो आंसर हो जाएगा लीस्ट काउंट इज 10 माइक्रोमीटर एंड एरर इज पॉजिटिव। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन 1 सही है अपना विच इज पॉजिटिव एंड 10 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए फिगर गिवन है, क्वेश्चन क्या है, शो इन द फिगर इज अ होलो आइसक्रीम कोन, its top at the open is open. If its mass is m, radius of its top is r and height is h, its moment of inertia about the shown axis कितना होगा। तो जो बच्चों एक्सिस शो कर रहे हैं उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अपने को। तो ये थोड़ा सा कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इसमें ऑब्वियसली अपने को डिराइव करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार कोन को अपन बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनाते हैं ताकि अपने लिए सॉल्विंग ईजी रहे। तो ये कोन है अपना ऑफ रेडियस r एंड हाइट h,
ये होलो कौन है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या लेंगे, ध्यान से देखिए, मैं एक बहुत थिन रिंग ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। इसकी जो ये वाली लेंथ है ये है dl, और इसको अपन ने h हाइट पे लिया है, और ये dh है थिकनेस, एंड स्लैंट हाइट इसकी dl है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका जो पूरे कोन है इसका जो एरिया हो गया, लेकिन नीचे ध्यान रखिए बेस जो है ओपन है, तो इसका एरिया होता है पाई आर इंटू एल, एल इज जो स्लैंट हाइट। तो देखिए कितना हो गया पाई आर, ये जो हाइट है निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, विच इज रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायरेक्टली अपने पास हो गया एरिया। अपने को जो अपन ने शेडेड अपन ने जो एलिमेंट कंसीडर करा इसका पहले मास फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो इसको ध्यान से देखेंगे एलिमेंट को, जो एलिमेंट है कुछ इस तरह से है अपना। अब देखिए ये हाइट जो है, ये पहले तो एक एंगल मैज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, और ये जो अपनी रिंग है स्मॉल, इसका रेडियस आर है। तो ये जो एलिमेंट है बच्चों इसका रेडियस है आर, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी जो है थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल को मैं एनलार्ज कर देता हूँ, ध्यान से देखिए थीटा हो गया, ये हाइट dh है, और ये लेंथ अपन ने dl मानी है। तो देख सकते हैं dh को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं यहाँ पर dl साइन थीटा, तो dh जो है dl साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा इस छोटे से एलिमेंट का, ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू इसकी जो थिकनेस है dl हो जाएगी। तो 2 पाई आर हो गया इसका सरकमफ्रेंस इंटू जो इसकी थिकनेस है dl, तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। तो अपने जो ये शेडेड पोर्शन है इसका जो मास होगा वो देखिए कितना हो जाएगा, टोटल मास m है, इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये पर यूनिट एरिया में मास हो गया। और जो अपना एरिया है वो 2 पाई आर एल इंटू dl है। dl की वैल्यू यहां से निकालिए dh अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और r की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब r की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल को, ये थीटा है और ये भी थीटा रहेगा, तो इस वाले ट्राइंगल में एक बार tan थीटा लिखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में हो जाएगा h बाय आर, और स्मॉल वाले ट्राइंगल में कितना हो जाएगा h अपॉन स्मॉल r। तो r की वैल्यू यहां से आ गई h अपॉन tan थीटा, इस r को यहां सब्स्टिट्यूट करिए, ये हो गया dm। अब उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछा है, तो एक रिंग है जो अपनी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होता है mr स्क्वायर dm इंटू r स्क्वायर। तो dm पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, dm की वैल्यू रखिए, r की जगह मैं रख रहा हूं h अपॉन tan थीटा 2 पाई r dh अपॉन साइन थीटा अपॉन पाई आर रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो हुआ मास, dm इंटू रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको पहले अपन बाहर निकाल लेते हैं, थीटा बाकी एम आर सब कांस्टेंट, उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया 2m, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 2mh अपॉन आर इंटू रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू टेन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो गया h क्यूब dh, बस यही वेरिएबल है। तो इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स होगी 0 से h तक स्मॉल h के लिए, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये h अंदर जा चुका है, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 2m अपॉन आर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू अपने को पता है h बाय आर है, तो ये हो जाएगा r क्यूब बाय h क्यूब। साइन थीटा की वैल्यू देखिए इस वाले ट्राइंगल से कितनी आ जाएगी, साइन थीटा हो जाएगा h अपॉन हाइपोटेनस, और यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा h की पावर 4/4।
h पूरा कैंसिल आउट, रूट दिस से दिस पूरा कैंसिल आउट, यहाँ से r स्क्वायर बचा, यहाँ से 2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली यहाँ से आ गया mr स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो कॉन अबाउट दिस एक्सिस इज mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जेई के पर्पस के, कहीं लेंदी क्वेश्चन है तो इसको अगर एग्जाम में करेंगे तो एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स लगते हैं, तो इस क्वेश्चन में एक ही टाइम देना इतना वर्थ नहीं है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आखिरी में कराया तो सबसे अच्छा रहता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये अपना जो क्वेश्चन है साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस पार्ट का है। क्वेश्चन देखिए, इन फिगर बिलो P and Q are two equally intense coherent sources emitting radiations of wavelength 20 meter. The separation between P and Q is 5 meter and phase of P is ahead of Q by 90 degree. A and B, C are three distinct points of observation, each equidistant from midpoint PQ. The intensities of radiation A, B, C in the ratio. तो एक बार बच्चों फिगर बना देते हैं फिर सॉल्विंग करते हैं। A, B which is your equidistance from two sources P and Q. P and Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर एंड वेवलेंथ जो प्रोवाइड कर रखी है वो है 20 मीटर। तो देखते हैं ये जो पार्ट डिफरेंस है कितने फेज डिफरेंस को करस्पॉन्ड करता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन पी क्यू विल करस्पॉन्ड टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज ये आ गया 4 विच इज पाई बाय 2 रेडियंस। मतलब जो है फेज डिफरेंस पी और के बीच में वो पाई बाय 2 के इक्वल है। ठीक है, यहां तक आ गया अपने पास। अब देखिए इसका मतलब जो है पी और क्यू में जो पहले से ही एक डिस्टेंस की वजह से फेज क्रिएट हो गया पाई बाय 2 का। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है पी इज अहेड ऑफ क्यू। पी जो है पहले से ही पाई बाय 2 फेज आगे है। तो यहाँ पूछा जा रहा है अपने पास कि ए बी सी पे जो इंटेंसिटीज होगी उनका रेशियो क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले ए पॉइंट पे चलते हैं फिर बी एंड सी। अब देखिए मान लीजिए दोनों की इंटेंसिटी जो है वो आई एंड आई है। पी एंड क्यू से आइडेंटिकल सोर्स है तो दोनों की इंटेंसिटी सेम मान ली है। अब ए पॉइंट पे चेक करते हैं। देखिए पी पहले से ही पाई बाय 2 अहेड है। पी जो है पाई बाय 2 अहेड है। ठीक है, पाई बाय 2 फेज पहले से इसका ज्यादा है, लेकिन अब देखेंगे जब दोनों साउंड ए पे ट्रेवल करेंगी तो क्यू जो है वो पहले पहुंच गया बिकॉज क्यू अहेड है। कितना? जितना दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। तो पाथ के करस्पॉन्डिंग अपन ने जो फेज निकाला वो पाई बाय 2 है। तो एट पॉइंट ए क्या हुआ बच्चों, P था पहले से ही पाई बाय 2 अहेड, लेकिन अब Q जो है कम डिस्टेंस चलेगा मतलब वो पहले A पे पहुंचेगा। तो मतलब यहाँ पे Q पाई बाय 2 फेज अहेड हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस। तो Q पाई बाय 2 अहेड हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस ट्रेवल, कहेंगे लिए Q पहले पहुंचा A के पास, लेकिन P पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है पाई बाय 2 अहेड था। तो मतलब पहले Q पाई बाय 2 अहेड हो गया और Q P पहले से था। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया पॉइंट A पे, पाई बाय 2 जो है Q एक्स्ट्रा चला लेकिन P पहले से एक्स्ट्रा था तो दोनों में फेज डिफरेंस आ गया 0 का। फेज डिफरेंस 0 का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपना 4I इंटेंसिटी एट A। अब B पे चलते हैं। B पे देखेंगे जो दोनों के पाथ ट्रेवल्ड हैं वो इक्वल है। तो मतलब जो दोनों के मोशन है, मतलब दोनों जो साउंड बी पे जा रही है, जो पाथ की वजह से फेज डिफरेंस वो तो है ही नहीं। पाथ की वजह से पी एंड क्यू से बी में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। तो जो फेज इनिशियली था इन दोनों में विच इज पाई बाय 2 वो रहेगा। एट पॉइंट बी फेज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर पाई बाय 2 ओनली बिकॉज पहले से ही पी जो पाई बाय 2 अहेड आगे था। तो पाई बाय 2 अहेड है तो इंटेंसिटी देखते हैं कितनी हो जाएगी बच्चों। ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस पाई बाय 2। तो ये तो हो गया 2I। अब पॉइंट सी पे देखते हैं, ध्यान से देखिए सी पे क्या हो रहा है। P पहले से ही पाई बाय 2 अहेड था। अब P जब C पे आएगा एंड Q जब C पे आएगा, देख के रियलाइज हो रहा है P पहले आ जाएगा C पे।
मतलब P पहले से ही पाई बाय 2 हाइट था क्वेश्चन में गिवन है, और P जल्दी भी आ गया, मतलब पहले आ गया है। तो पाई बाय 2 पहले से हाइट था, एंड जो Q चला है, मतलब Q डिले हो गया है कितना फेज से, पाई बाय 2 फेज से। तो P पहले से पाई बाय 2 ऐड था, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बाय 2 फेज और ऐड करा उसने, तो फेज डिफरेंस एट A हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 विच इज पाई। और पाई का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे जो इंटेंसिटी होती है वो होती है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर विच इज 0। तो ए पे इंटेंसिटी 4I 2I एंड 0, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1:0। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2:1:0। तो ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों है ऑप्शन नंबर 4 विच इज 2:1:0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन चैप्टर का। क्या है? An insect is at bottom of a hemispherical ditch of radius 1 meter. It crawls up the ditch but starts slipping after it is height h from the bottom. If the coefficient of friction between the ground and the insect is 0.75, तो h फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, उसने बोला एक हेमिस्फेरिकल डिच था अपने पास इस तरह से, रेडियस गिवन है इसका 1 मीटर। अब मान लीजिए अपना जो इंसेक्ट है यहाँ से क्रॉल करना स्टार्ट करा, और इसमें गिवन है जो इंसेक्ट यहाँ से h हाइट ऊपर था, तो वो स्लिप करके वापस से नीचे आ गया। तो अपने को h हाइट फाइंड करनी है, एंड फ्रिक्शन बताया गया है। अब देखिए बच्चों, अगर ये यहाँ तक क्रॉल करके जस्ट यहाँ तक जा पाया है, मतलब यहाँ पे जो है फोर्सेस बैलेंस आउट थी, और जैसे इसके ऊपर पहुंचा तो जो इसका वेट हैवी हो गया है, और फ्रिक्शन इसको जो है संभाल नहीं पाया, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था ताकि ये स्लिप करके नीचे आ गया वापस से। तो स्लिपिंग की कंडीशन लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे जस्ट फोर्सेस बैलेंस्ड आउट होगी, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो वेट को बैलेंस करेगा। तो पहली चीज देखिए क्या क्या लगेगा, ये mg है, दिस एंगल इज द थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो mg का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ये हो जाएगा mg sin थीटा, एंड इसको mg sin थीटा को ही बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ही है जो इंसेक्ट को ऊपर क्लाइम करने में हेल्प कर रहा है। अब देखिए नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को, और ये लिमिटिंग केस है, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक गया, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है म्यू एन, और एन की वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं mg cos थीटा। तो यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू, और म्यू गिवन है 0.75 विच इज 3/4। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ से tan थीटा आ गया। अब देखिए बच्चों उसने h पूछा है, तो देखिए ये हाइट तो h है, तो ये हाइट हो जाएगी r माइनस एच, और ये r तो है ही रेडियस। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, cos थीटा हो जाएगा r माइनस एच बाय आर विच इज 1 माइनस एच बाय 1। अब देखिए cos थीटा, थीटा यहाँ से आ गया 37 डिग्री, तो cos 37 होता है अपना 4/5। तो 5 माइनस 5h इज इक्वल्स टू 4। h की वैल्यू यहाँ से आती है 1/5, तो h हो जाएगा 1/5। तो बच्चों सबसे अच्छा ऑप्शन जो है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 विच इज 0.2 मीटर। तो डायरेक्टली आंसर 0.2 आ गया यहाँ पर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi माइनस vi की, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, टुवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस्ड इन yz प्लेन एट अ डिस्टेंस d। तो yz पे मतलब इस तरह से d डिस्टेंस पे है। If there is a magnetic field B naught k cap, the minimum value of V for which the particle will not hit the screen. एक बार इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए अपनी YZ प्लेन में कोई स्क्रीन है इस तरह से, ये बहुत लार्ज स्क्रीन बोला गया है, और इससे D डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है ऑफ चार्ज Q, मास है वो V स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अपन क्या चाहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटसाइड द बोर्ड विच इज बी नॉट। अब ध्यान से देखिए इसमें मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, V क्रॉस B से। तो V की डायरेक्शन में अपने पाम को रखिए,
और बी जो है बाहर है, तो वी क्रॉस बी से मैग्नेटिक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन होगी, वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए अपन चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को हिट ना करे, तो मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल्स को इन्फिनिटी पे जाके टच तो कर सकता है। लिमिटिंग केस ये होता है, कोई भी इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर इन्फिनिटी टच भी करेगा तो इश्यू नहीं होता है। तो मतलब अगर इसका पाथ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सही, लेकिन सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से करे कि जस्ट इन्फिनिटी पे जाके टच कर जाए, तो देख सकते हैं कि अपना जो सारी कंडीशन है फुलफिल हो जाती हैं। मतलब कि अगर ये डिस्टेंस d है, मतलब ये इसका रेडियस के इक्वल हो जाएगा। देख सकते हैं सेंटर यहाँ है और ये अपना रेडियस होगा, तो देख सकते हैं ये डायमीटर है, तो d के इक्वल हो गया अपना रेडियस, d गिवन है, यही अपना रेडियस है, और रेडियस होता है mv बाय क्यू बी नॉट। तो यहाँ से अपने को पूछा गया है v की वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू बी नॉट बाय एम, बिल्कुल डायरेक्टली आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज क्यू डी बी नॉट बाय एम। ठीक है बच्चों, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं पहले। 4 point mass each of mass m are fixed at corners of a side L. The square is rotating with angular frequency omega about an axis passing through one of the corners of the square and parallel to one of its diagonal as shown in the figure. Figure में given है बहुत easily. The momentum, angular momentum of the square about this axis. तो क्वेश्चन देखिए एक बार क्या करना है वे समझ लेते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बाद ये जो स्क्वायर है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है मान लीजिए, और मासेस हैं m, m एंड m, और इधर भी एक मास m रखा हुआ है, साइड लेंथ है l। अब अगर इसके बाद ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस i अबाउट दैट एक्सिस इनटू ओमेगा, i अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को 3 मासेस का लिखना पड़ेगा, फोर्थ का इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज इसका जो मास है खुद ही एक्सिस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस। तो इसके लिए तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो डायरेक्टली वो तो 0 हो जाएगा, तो इसके लिए तो डायरेक्टली 0 कर दिया अपन ने, प्लस अब इसके लिए देखते हैं बच्चों, अगर साइड लेंथ l है तो मुझे पता है हाइपोटेनस जो होती है वो l√2 होती है, तो इसके लिए हो जाएगा m इंटू l√2 का होल स्क्वायर। अब इस वाले मास को देखते हैं, और इसका कहीं दोनों सिमेट्रिक है तो एक का लिख के डबल कर देंगे। अब ये हो गया अपने पास, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया 90, ये 45 बिकॉज स्क्वायर है और ये l है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाता है डिस्टेंस l cos 45 l बाय √2, तो m l बाय √2 का होल स्क्वायर, मास m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये एक मास के लिए, तो इसके लिए भी सेम हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2 + 3 ml², तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3ml² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 मैच करता है विच इज 3m ω_L²। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 है अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन, अ डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन एंड अ प्रोटॉन आर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है वो पूछा गया है। तो बहुत डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली ने आंसर करा था वो था डी ब्रोगली अकॉर्डिंग h अपॉन मोमेंटम p, h अपॉन mv। अब मोमेंटम को अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में √2m_k। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बोला है कि प्रोटॉन हैविंग सेम काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम, h कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √/ऑफ मास, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच्चों जो मास है सबसे ज़्यादा डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन का होगा He++ का, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मास होगा अपने पास प्रोटॉन का, फिर उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने क्या बोला, जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, तो अगर मास ऑफ हीलियम सबसे ज़्यादा है तो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम, फिर प्रोटॉन, एंड सबसे ज़्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सबसे अच्छा रहेगा विच इज़
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, देन हीलियम +2। लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से देखिएगा क्या है। अ क्लॉक हैज कंटिन्यूसली मूविंग सेकेंड्स हैंड ऑफ 0.1 मीटर लेंथ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टिप ऑफ द हैंड इज ऑफ द ऑर्डर। तो बच्चों ये डायरेक्टली एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंटली जो है उसने बोला है जो 1 सेकेंड जो सेकेंड्स वाला हैंड है वो कंटिन्यूसली, वो मतलब रुक रुक के चलने वाला नहीं, वो कंटिन्यूसली चलने वाला हैंड की बात कर रहा है। तो मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो मान लीजिए अपना ये जो है सेकेंड हैंड है, इसकी लेंथ है 0.1 मीटर। तो अगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है इसका मतलब ओमेगा तो इसका जो है कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब अल्फा तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अल्फा यहाँ से 0 है। ठीक है, अब ये चीज़ तो है। तो अगर बच्चों इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, तो कौन सा एक्सेलरेशन बचा सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल। तो वही सेंट्रीपिटल पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? ओमेगा फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली 2π/t से। और सेकेंड्स, जो सेकेंड वाला हैंड होता है इसको एक सर्कल कंप्लीट करने में 1 मिनट लगते हैं, मतलब 60 सेकेंड्स। ये आ गया ओमेगा, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2π/60 का होल स्क्वायर इंटू रेडियस विच इज 0.1। तो यहाँ से जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे तो आता है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने पूछा है कि जो एक्सेलरेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 10⁻³ के ऑर्डर का होगा। तो 10⁻³ मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखिए। टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ प्लेन। They were completely in elastic collision and moved together thereafter with a final speed which is half of their initial speed. The angle between the initial velocities of the bodies, डिग्री में आंसर करना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन से बच्चों ये। तो एक बार उसने मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आप रैंडमली मान सकते हैं। तो मान लीजिए एक पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है v स्पीड से, और दूसरा जो पार्टिकल है वो भी इस डायरेक्शन में चल रहा है कुछ इस तरह से v स्पीड से। अब बोला गया है दोनों में कोलिजन हुआ है सच दैट दोनों आफ्टर कोलिजन जो स्टिक होके साथ में चलने लग गए हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मान लीजिए ये जो है थीटा एंगल पे था और ये भी थीटा एंगल में मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल से। तो देख सकते हैं इन दोनों की वेलोसिटी के बीच का एंगल हो जाएगा 2 थीटा। ये एंगल अपने को बताना है एज अ आंसर। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, इसके जो मोमेंटम है किस डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनिशियल 0 था, देखिए इसका mv sin थीटा था नीचे की तरफ और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया mv sin थीटा। तो इसका हो गया डाउनवर्ड में mv sin थीटा, इसका अपवर्ड में mv sin थीटा। तो y में इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी मोमेंटम y में 0 होना चाहिए। मतलब पार्टिकल जो है y में तो चलेगा ही नहीं, मतलब पूरा पार्टिकल जो है x में, मतलब आफ्टर कोलिजन जो है 2m मास वाला पार्टिकल v कितनी स्पीड से बोला है, हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड v/2 से चलेगा। तो मुझे पता है अगर पूरा पार्टिकल x में गया है तो x में मोमेंटम तो कंजर्व होगा, बिकॉज कोलिजन कैसा भी नेचर का हो, इलास्टिक परफेक्ट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व करिए, फाइनल हो गया 2m v/2। इनिशियल देखिए इसका हो जाएगा mv cos थीटा और इसका भी हो जाएगा mv cos थीटा। तो इसको डबल कर देते हैं तो यहाँ से देखिए क्या आ जाता है, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, तो थीटा यहाँ से आ गया 60 डिग्री। अब आंसर थीटा नहीं 2 थीटा करेंगे तो आंसर यहाँ से हो जाएगा 120 डिग्री विच इज द फाइनल आंसर। तो आंसर को फिल करेंगे 120। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है। इनिशियली अ गैस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कंटेन अ सिलेंडर वॉल्यूम v1 एट प्रेशर p1, टेम्परेचर 250 केल्विन है। Assuming that 25% of the molecules get dissociated causing a change in number of moles, the pressure of the resulting gas at temperature 2000 Kelvin contain of volume 2v1 and pressure p2 पूछा गया है। तो p2 बाय p1 की वैल्यू क्या होगी बताइए। ये बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, अपना एक डायटोमिक गैस है, मान लीजिए कोई x2 डायटोमिक गैस है एंड ये डिसोसिएट होके 2x फॉर्म करेगी। मान लीजिए t = 0 पे इसके बच्चों n मोल्स थे। अब कुछ टाइम t0 पे गिवन है कि 25% मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो n का 25% हो जाएगा n/4 मोल डिसोसिएट हो गए, मतलब इसके 3n/4 बचे हैं।
प्लस ये गैस से कितने बचेंगे 2 इंटू एन बाय 4 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इनिशियल n मोल्स थे तो और फाइनल मोल्स कितने हो गए टोटल गैस के 3n/4 प्लस n/2 तो ये हो गया 5n/4। ठीक है, तो इनिशियली जो प्रेशर था गैस का वो था P1, वॉल्यूम था V1, मोल्स थे n, R, टेम्परेचर 250 प्रोवाइडेड है। अब जो फाइनल प्रेशर है वो P2 फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है 2V1, मोल्स देख सकते हैं 5n/4 हो गए हैं और फाइनल टेम्परेचर जो है वो है 2000 केल्विन। कुछ मत करिए, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए और यहाँ से P2/P1 को जब सॉल्व कर रहे हैं तो देख सकते हैं 2 का फैक्टर यहाँ से 8, तो सॉल्व करने पे यहाँ से मुझे समझ आ रहा है आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ से P2/P1 का रेशियो हो जाएगा 5 के इक्वल, तो आंसर हो जाएगा 5। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन क्या आप ध्यान से देखिए। The density of a solid metal sphere is determined by measuring its mass and its diameter. The maximum error, importantly maximum error in density of the sphere is x by 100% and relative error in measurement of mass and diameter are 6 and 1.5%. तो x की वैल्यू बतानी है। Importantly इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है मैक्सिमम एरर पूछा उसने, तो पूछा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं 4/3 पाई एंड डायमीटर गिवन है तो d/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी की प्रोपोर्शनलिटी अगर ध्यान से चेक करेंगे तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन d⁻3। अब अगर यहाँ पे एरर के कंसेप्ट से डायरेक्टली लगाएंगे, मैक्सिमम एरर पूछा गया है तो ये हो जाएगा डेल्टा m/m प्लस 3 डेल्टा d/d। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आएगा यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, ऊपर जाके -3 होगा, नहीं, इसने मैक्सिमम एरर पूछा है तो प्लस करना कंपलसरी है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। तो परसेंटेज इन मास गिवन है 6% एंड डायमीटर में गिवन है 1.5%। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4.5, तो ये हो जाएगा अपना 10.50%। तो इसको लिख सकते हैं अपन, इसने बोला x/100% इसके इक्वल करा है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1050। तो कुछ नहीं, अपने आज जो परसेंटेज आया था वो आया था 10.50%, उसको बोला इसने x/100 क्वेश्चन में, तो 100 को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 1050 विच इज फॉर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्या है, अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट, अपने को एक सर्किट गिवन है देख सकते हैं। तो पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट शोन इन द फिगर, एट सम इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट I is 1 ampere and it is decreasing at a rate of 10⁻²ampere per second. The value of potential difference Vp minus Vq at that instant क्या होगी। तो एक बार फिगर बना लेते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 2 ओम, बैटरी है 30 वोल्ट की एंड 50 मिली हेनरी है अपना इंडक्टर। करंट जो है I इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड करंट इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है तो di/dt को नेगेटिव लेंगे विच इज -100 एम्पियर पर सेकेंड एंड करंट की इस इंस्टेंट में वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ठीक है, तो Vp माइनस Vq पूछा है तो P से स्टार्ट करके Q तक मूव करते हैं। तो देखिए Vp P से स्टार्ट करते हैं, इसके अक्रॉस मूव करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल प्लस लेंगे विच इज L di/dt। di/dt वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। -30 बैटरी का वोल्टेज, अब करंट की डायरेक्शन है तो प्लस IR होगा, I की वैल्यू 1 × R इक्वल्स टू VQ। तो देखिए यहाँ से Vp माइनस VQ की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो ये हो गया 28 माइनस 50 × 10⁻³ और di/dt की वैल्यू हो जाएगी -100। तो देखिए कितना आएगा 28, ये हो गया 10⁻³ मतलब +5, तो ये हो गया अपना 33 वोल्ट। तो यहाँ पे जो Vp माइनस VQ है वो हो जाएगा 33, मतलब आंसर यहाँ पे 33 फिल करना है। ओके बच्चों, तो इस पेपर का सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। बहुत इजी क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया, हर साल जेईई इस क्वेश्चन को पूछता आ रहा है।
क्वेश्चन क्या है, सपोज द इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर इज 300/15 अपॉन पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर, द आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर एसोसिएटेड विद दिस सोर्स इज क्लोज टू नियरेस्ट इंटीजर आंसर करना है। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। ई जो यहाँ पे होता है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, उसने आरएमएस पूछा है। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, एप्सिलॉन नॉट सी इसको कर देते हैं ई बाय √2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ई बाय √2 जो हो जाता है इसका आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। इंटेंसिटी की बने 315 अपॉन पाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है 8.8 सेकेंड 10⁻12, सी की वैल्यू भी इन्होंने प्रोवाइड कर दी है इंटू ई स्क्वायर आर एम एस। तो बच्चों जब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ई आर एम एस एक्जैक्टली में इंटीजर तो नहीं आता है, तो इसकी वैल्यू आती है 194.42। अब जी मैंने बोला इसको नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो अपन यहाँ आंसर जो करेंगे वो हो जाएगा 194। तो फाइनल आंसर विल बी 194।